हेलो दोस्तों, स्वागत आपका स्टडी मेल्स में। आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा और वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसके लिए। आज टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में जितना भी स्टैटिक जीके पूछे हुए अभी तक, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर आप भी बिहार दरोगा या कोई वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए हुए पहला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 53। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 52 कहा गया है। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद में जिक्र है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में राष्ट्रपति का पद किस तिथि को स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद को स्थापित किया गया था। इससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। तो इसमें को किस आर्टिकल में इसका जिक्र है दोस्तों? तो आर्टिकल 56 में बारे में इसका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल क्या होती है? तो पद ग्रहण ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। तो अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल के समय किसी राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो उसका पद उपराष्ट्रपति संभालेगा, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 56(1) के तहत त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 में। तो दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा? कि संविधान का अतिक्रमण के आधार पर इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इससे पहले दरोगा मेंस में 1275 में पूछा था कि उपराष्ट्रपति का महाभियोग के लिए किस सदन में पहले कार्रवाई की जाएगी? तो पहले राज्यसभा सदन में। लेकिन इसमें राष्ट्रपति के बारे में है कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में इसका महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि महाभियोग किस आधार पर शुरू किया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन पे। मात्र एक ही उल्लंघन, अगर संविधान में उल्लंघन किया गया तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद अभी ऊपर जिक्र किया? अनुच्छेद 61 के तहत। ये याद रखिएगा। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है? तो हम पहले बताया था कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग चलाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति में सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव, और राज्यसभा अगर पारित कर दिया तब लोकसभा में जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति में है कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और 14 दिन पूर्व मतलब राष्ट्रपति को सलाह मतलब बताया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है? तो सदस्य उस सदन के 1/4। याद रखिएगा कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए अगर माना कि 250 सीट है तो 250 का, अगर राज्यसभा में 250 सीट है तो 250 का 1/4 लाना पड़ेगा। और लोकसभा में 552 सीट है तो 552 का 1/4 सीट का समर्थन आगे जरूरी है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए? तो 14 दिन पहले। ये मैं पहले बताया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। फिर 11 नंबर है कि राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? अधिकतम 6 माह। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति की जो पद खाली हुआ है या आकस्मिक मृत्यु हो गई है तो उसको 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 56(1) के तहत उपराष्ट्रपति को त्याग देता है। याद रखिएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये सब जानते हैं, भारत का प्रथम नागरिक हमारे महामहिम राष्ट्रपति होता है। और सर्वोच्च क्रम में जैसे सजाने के लिए आता है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, तो ये आप जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता है? तो योग्यता लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ये याद रखिएगा। ऑप्शन में राज्यसभा का या इनमें से कोई नहीं देगा, तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ये 3 गो है, 35 वर्ष के आयु होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ये साफ साफ हमारे संविधान में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? कौन करता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी निपटारा विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये याद रखिएगा। भारत के सर्वोच्च सैन्य बलों का नेतृत्व कौन करता है या प्रमुख कौन होता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है दोस्तों। टोटल दोस्तों हम 100 क्वेश्चन लाए हैं, अब ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्ति करता है दोस्तों। तो इसमें कभी कभी पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या प्रधानमंत्री
को मनोनीत किया जाता है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है, याद रखिएगा। फिर पूछ रहा है कि 18 की कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करता है? तो ये देखिए 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी के समय में आया था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा था कि कोई भी अगर बिल है और राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर एकदम सलाह मानने के लिए बाध्य हो गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि एक बार पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति, इतना शक्ति दिया था। क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं 19वां पे, बिना कुछ देरी किए हुए। राष्ट्रपति किस संशोधन के तहत सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? मैं ऊपर बताया था कि 44वां संविधान संशोधन के तहत पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो एक यहाँ पे एक और है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन में है कि कोई भी संविधान संशोधन को राष्ट्रपति लाया था कि राष्ट्रपति किसी भी संशोधन विधेयक को लौटा नहीं सकता है। तो याद रखिएगा 3 संविधान संशोधन 24वां, 42वां और 44वां जो राष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये वाला संविधान संशोधन 24वां ये 2213 का मेंस में पूछा गया था, तो याद रखिएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 72 के तहत है और ये अर्ध न्यायिक शक्ति है। कभी कभी पूछता है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति का कैसी शक्ति है? तो ये अर्ध न्यायिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल इसका उल्टा कर दीजिएगा 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं दोस्तों। 22 क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह तक हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। अध्यादेश जो 123 के तहत जारी किया जाता है 6 माह 6 सप्ताह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो अनुच्छेद हो जाएगा 108। और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस राज्य से लिया गया है दोस्तों, किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। तो ये सामान्य विधेयक पर गतिरोध होने पर, कभी कभी पूछा कि क्या संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन या मनी बिल के लिए लाया जा सकता? तो नहीं, संयुक्त अधिवेशन सिर्फ सामान्य विधेयक पे लाया जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है धन विधेयक को किसकी पूर्व सहमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक को जो 110 में दिया गया है अनुच्छेद, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही धन विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मतलब पटल पर रखा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280, आप लोग को पता होगा, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का क्या काम है दोस्तों? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का बंटवारा के लिए ये सुझाव देता है और बहुत सारे काम के लिए सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर अब आ गया है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद को संबोधित करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो विशेष अभिभाषण। तो विशेष अभिभाषण जो है कि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण है, मतलब पहला सत्र होगा तो उसमें राष्ट्रपति खड़ा होकर अपना अभिभाषण देंगे, तो उसी को बोलते हैं अनुच्छेद 87 के तहत। किसी विधेयक पर सहमति ना देकर उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखना कौन सा वीटो कहलाती है? तो ये कौन सा वीटो हो जाएगा? पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले 1986 में एक ही बार हुआ ही है, 1946 में किया था ज्ञानी जेल सिंह। कौन किया था? ज्ञानी जेल सिंह, और डाक पे किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या बोल रहा है। राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, मतलब पूछ रहा है किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह 1986 में। कौन सा किस लिए किया था? कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया था दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या बोल रहा है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है भंग करने का। और पूछता है कि सत्र को सत्रावसान और आहूत करने का भी अधिकार किसको है? तो सत्र को सत्रावसान और आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद रखिएगा। अब कौन चीज़ें ये सब हो जाना चाहिए? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में मतलब ये निपुणता रखते हो। क्वेश्चन नंबर 31 है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को करता था, लेकिन यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। और बीपीएससी 70वीं में इससे 2 क्वेश्चन एज इट इज पूछ दिया था घुमा के। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अगर राष्ट्रपति को लगे कि कोई ऐसा विषय जिस पर परामर्श लिया जा सकता है तो अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन कब कौन सा आपातकाल के तहत लगता है? 356। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 360।
चार चार जोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो पहले राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपातकाल। याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल किन 3 आधारों पर लगाया जाता है? तो युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति लगाया जाता था, आंतरिक अशांति। तो लेकिन 44वां संविधान संशोधन में क्या किया है कि आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति शासन क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो हम बताए थे अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा है दोस्तों? अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन तो अभी हाल ही में पता है कहाँ लगा हुआ, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। आप कमेंट करके बताइए कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन सा राज्य में लगा है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दी गई थी? तो उस टाइम राष्ट्रपति पूछ रहा था फखरुद्दीन अली अहमद। ये आंतरिक अशांति को अब क्या किया है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया। सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत। अब आंतरिक अशांति के आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते? तो 20 और 21 निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 258 और 259 आप याद रखिएगा, इसको आप जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 258 और 259 में क्या है। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 40 पे कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अगर कोई भी आदमी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए आगे लोकसभा में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है, लोकसभा या राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 41 पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधेयक का मत किस मूल्य पर निर्भर करता है? तो उस राज्य की जनसंख्या पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन केंद्र शासित प्रदेशों के विधेयक भाग लेते हैं? तो इसका याद रखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी। अब जम्मू कश्मीर यदि विधानसभा हो, अगर विधानसभा जम्मू कश्मीर हो तो दिल्ली और पुदुचेरी राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 70वां संविधान संशोधन के तहत इसको अधिकार दिया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं लेते? तो संसद और विधानसभाओं को मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्य हो गया, वो भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य। और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ये याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी है? तो जमानत राशि 15,000 है। अगर 15,000 में कुल सीट का जितना है, मतलब 1/6% वोट नहीं लाए, 1/6 वोट नहीं लाए, तो क्या होगा कि जमानत राशि जब्त हो जाएगा। आपको पढ़ते ना कभी कभी आप बोलते हैं कि जमानत जब्त हो गया, तो वही है, जमानत जब्त हो जाएगा। तो 15,000 रुपया क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रपति जो उठा उसका चला जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता तो क्या होगा? तो याद रखिएगा उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कितना भाग नहीं लाएगा, तो 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर अब आ गया यहाँ पे 46 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और उसका कार्यकाल क्या था? तो ये आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अभी तक के सबसे लंबे कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और भारत रत्न पाने वाले पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पूर्ण वीटो का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और एक और किए थे आर वेंकटरमणी, देख लीजिएगा, ये 2 है, पूर्ण वीटो का प्रयोग किया था। कौन से राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए 2 बार राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन से राष्ट्रपति पद संभालने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो देखिए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन के हिसाब से, और नीलम संजीव रेड्डी जो कि उपराष्ट्रपति नहीं थे। और ये क्या है कि उपराष्ट्रपति ये पहला राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इसी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताइए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। फिर है कि कौन से राष्ट्रपति दार्शनिक और विद्वान थे जिनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी ऊपर बात की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और इसको 1954 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये पहले व्यक्ति थे जो कि अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु होगी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे छोटा है,
किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल में सबसे छोटा कार्यकाल अगर किसी का है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का 2 साल से भी कम है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनने वाले, तो वीवी गिरी। वीवी गिरी पहले थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, अभी तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। वीवी गिरी हो गया है, बीडी जत्ती हो गया है, और एक एम हिदायतुल्ला शायद है। अब देख लीजिएगा, एम हिदायतुल्ला, ये 3 थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, मगर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ साथ चुनाव जीतकर भी राष्ट्रपति बने हैं, ये याद रखिएगा। वीवी गिरी। कौन से राष्ट्रपति निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे, तो वीवी गिरी थे। निर्दलीय मतलब कोई दलीय से नहीं थे, ये याद रखिएगा। एक निर्विरोध होता है, निर्दलीय निर्विरोध से कंफ्यूज मत कीजिएगा। निर्दलीय में हो गया वीवी गिरी और निर्विरोध में हो गया नीलम संजीव रेड्डी, ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले कौन थे, तो पूर्णकालिक में पूछ रहा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, लगभग 2 वर्ष, याद रखिएगा। हम इससे पहले भी बताए थे, इसका मृत्यु पद संभालते टाइम ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 का पूछ रहा है, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार एडविन लुटियन ने इसे किस नाम से बनाया था, तो वायसराय हाउस के नाम से बनाया था। राष्ट्रपति भवन जो अभी है इसको पहले किस नाम से बनाया था, वायसराय हाउस के नाम से। राष्ट्रपति भवन के प्रसिद्ध मुगल गार्डन का नया नाम क्या हो गया, तो अमृत उद्यान हो गया। देखिए ये राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन के पीछे जो है अमृत उद्यान इसका नाम है, पहले इसे मुगल गार्डन कहा जाता था, ये याद रखिएगा दोस्तों। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो आप जानवे करते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, और दूसरा हो गया अभी द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा KR नारायण दलित राष्ट्रपति थे। और दूसरे कौन बने हैं, तो दूसरे हमारे बिहार से है रामनाथ कोविंद, दूसरे थे दलित राष्ट्रपति। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, ऊपर ही बताए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक और गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति क्यों भाग नहीं लेते, तो क्यों भाग नहीं लेते देख लेते हैं। क्यों भाग नहीं लेते दोस्तों, क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों निर्वाचित और मनोनीत के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद का और राज्य विधानमंडल विधानसभा का निर्वाचित मंडल, विधान परिषद से कोई भाग नहीं लेता है दोस्तों, क्योंकि विधान परिषद में 7 जगह तो विधान ही परिषद है, जिससे कि अगर होगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, 62 का राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है दोस्तों, ये अर्ध न्यायिक होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 61 के तहत। अर्ध न्यायिक क्या होता है, देखिए न्याय देने का काम किसका होता है, जुडिशरी का, न्यायपालिका का होता है, लेकिन यहाँ न्यायिक किसको मतलब हटा रहा है, तो ये हटाने की जो है लोकसभा और राज्यसभा हटा रहा है, इसीलिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है, जब 72 अनुच्छेद 72 के तहत वो किसी को सजा को माफ़ कर देता है, ये भी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जैसे राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, ये सब है, तो ये अर्ध न्यायिक शक्ति में 2 चीज़ आता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद को संदेश भेज सकता है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 86 के तहत। अनुच्छेद 87 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कितने बार भेजा जा सकता है, कितना बार भेजा सकता है, केवल 1 बार। 42वां संविधान संशोधन में तो बोला था कि 1 बार भी नहीं भेजा सकता, लेकिन 44वां संविधान संशोधन में क्या किया कि 1 बार कम से कम पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, तो उपराष्ट्रपति काम करता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कौन काम करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है, तो आपको पता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताया जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला। किसने किया था, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने। ये मुख्य न्यायाधीश भी थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। 1969 में डेट याद कर लिएगा। राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति न्यायिक शक्ति नहीं है, न्यायिक शक्ति नहीं है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति, क्योंकि ये न्यायिक नहीं है। राष्ट्रपति पास कोई भी न्यायिक शक्ति नहीं है, कोई अगर है भी तो 2 अर्ध न्यायिक शक्ति है। एक क्या है, पहला है क्षमादान करना, ये अर्ध न्यायिक शक्ति है, क्योंकि ये जो लोकसभा को भंग करना है ये विधायी शक्ति है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में प्राविलंबन का क्या अर्थ है, मतलब क्या है, जो सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना, इसे ही प्राविलंबन कहते हैं। 69 हो गया। 70 पे बात करते हैं दोस्तों। 70 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की मंजूरी न मिलने पर क्या होता है, यह 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। और इसका मैक्सिमम अवधि कितना है, अभी हम ऊपर में बताए थे 6 महीना और 6 सप्ताह, याद रखिएगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय में, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति किस आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में बात किए थे। संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका बात है 148 से 51 में अनुच्छेद, तो इसका रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति
संसद के समक्ष रखाता है। राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो संवैधानिक संशोधन विधेयक पर उपलब्ध नहीं है? तो कोई भी नहीं, राष्ट्रपति के पास कोई भी संविधान संशोधन में कोई भी विधेयक उपलब्ध नहीं है। हाँ, पॉकेट वीटो अपना कर सकता है और जवाब नहीं दे सकता है, ये अलग बात है। कोई भी नहीं, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये 24वां संविधान संशोधन के बारे में हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर अब है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पद के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 361। अगर राष्ट्रपति किसी पद पे है तो आपराधिक कार्य भी किया है तो उस पर कार्रवाई हम लोग नहीं कर सकते। देखिए किस तरह का विशेष अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, और ये भारत के पहले व्यक्ति है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के बाद राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है आर वेंकट रमनी। याद रखिएगा, उस टाइम 4 प्रधानमंत्रियों का मतलब है कि उस टाइम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई 1 साल, कोई 13 दिन, कोई 20 दिन ऐसे थे, या 2 साल के लिए थे, मतलब बार बार सरकार गिर रहा था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 76 में, कि राष्ट्रपति को कौन सा अभिभाषण स्वयं तैयार नहीं करना पड़ता है? तो विशेष अभिभाषण और अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रायसीना हिल। अभी हाल ही में रायसीना हिल कहाँ हुआ था, ये दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अब 78 देखते हैं क्या बोल रहा है। 78, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो अभी बताया कि राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ये कौन थे पहले जो अभी तक मात्र एक ही हुए हैं? एम हिदायतुल्ला। क्या राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, क्योंकि संविधान में इसका कोई रोक नहीं दिया। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति भारत का कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, तो कितनी बार लड़ सकता है और जीत सकता है। इसमें संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और अमेरिका का बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार संविधान लड़ सकता है, मतलब चुनाव लड़ सकता है। 80, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो संसद द्वारा, ये याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति तुरंत किसे सूचित करता है? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को आगे उपराष्ट्रपति सूचित किया जाएगा। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल करने वाला संशोधन कौन था? तो याद रखिएगा 70वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या है? 83 है, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो यह किस वीटो का उपयोग करते हैं? तो ये निलंबनकारी वीटो का उपयोग करते हैं। वीटो का ज़्यादातर देखते हैं, वीटो एक होते हैं पॉकेट वीटो होता है, एक निलंबनकारी वीटो होते हैं, एक होता है पूर्ण वीटो। तो अभी हम ऊपर बताए थे कि पूर्ण वीटो का पहला बार प्रयोग कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा किए थे आर वेंकट रमनी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं 85 पे, कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? तो यह कार्यकारी शक्ति है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। याद रखिएगा दोस्तों, यह कार्यकारी शक्ति है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कार्यकारी ने हमको लग रहा है कि यह अर्ध न्यायिक शक्ति है, देख लीजिएगा अगर गूगल कर लीजिएगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति है, जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे वो राष्ट्रपति बने, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे पहला है नीलम संजीव रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। और इसने निर्विरोध चुनाव जीता था दोस्तों। निर्विरोध मतलब कि इसके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ था, ये अपने आप ऐसे ही जीत गया था। ज्ञानी जेल सिंह ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे, और शंकर दयाल शर्मा ये मध्य प्रदेश के थे। तो 3 गो याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जेल सिंह और शंकर दयाल शर्मा, ये पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। ऐसा दरोगा में क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक जी के दोस्तों, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। तो देखो, प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल थे, ये जो भारत की पहला महिला राष्ट्रपति थी, ये राजस्थान की राज्यपाल थी। याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद को जानते हैं, ये बिहार के राज्यपाल थे। द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड की राज्यपाल थी, और ये पहली आदिवासी महिला है दोस्तों, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।